नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का अपने चैनल परीक्षा प्रहार पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम आपको सीडीपी प्रैक्टिस सीरीज के क्रम में लगातार प्रैक्टिस सीरीज दे रहे हैं। हमने आपको कई टॉपिकों पर प्रैक्टिस सीरीज दी। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान पर प्रैक्टिस सीरीज दे रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे अक्सर आते रहते हैं। इसे पढ़ाने से पहले थोड़ा इसे जान लेना और समझ लेना जरूरी है। इस टॉपिक को हम आपको एक अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान, पहले यह समझना जरूरी है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द हैं आपके शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, प्लस मनोविज्ञान। शिक्षा प्लस मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें शिक्षा का अर्थ मतलब है शिक्षण, अर्थात सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। सीखने सिखाने की प्रक्रिया, समझिए। शिक्षा जो है शिक्षण है, और शिक्षण का अर्थ है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें हम शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान कहने का मतलब है। शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब होता है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। एक मिनट दीजिए। हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान यानी शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में एक बात और कह लीजिए कि यह जो होता है मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान का एक व्यवहारिक रूप है। और शिक्षा की प्रक्रिया में जो मानव व्यवहार का, इसमें हम अध्ययन करने वाला विज्ञान कह सकते हैं। इसमें हम मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसे मानव का अध्ययन करने वाला विज्ञान कह सकते हैं, जिस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि मानव व्यवहार को बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की शाखा को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। जब मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तब इसको हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान से जो हमारा तात्पर्य है वो ये है कि शिक्षण एक सीखने की प्रक्रिया है। यानी शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया जो होती है, उस सीखने की एक प्रक्रिया में सुधार करना, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके हम उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। यानी कि शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए जिन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ता है उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान के जरिए ही करते हैं। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कराता है। एक शब्द कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कराता है। अब आगे हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान है। पहला प्रश्न है आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान है। आपसे पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान, पहला ऑप्शन है इसका विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, मानक विज्ञान है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर है कि शिक्षा विज्ञान मानक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? मानक विज्ञान है। क्यों है ये जानिए। देखिए, व्यक्ति को जब हम पढ़ाते हैं और हमारा पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाए। जब बच्चे को या छात्र को पढ़ाएं तो उसे एक लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाए। तो इसी के द्वारा मानव के व्यवहार को हम परिवर्तित और मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। इसीलिए इसे मानक विज्ञान कहा गया है। अगर शिक्षक चाहे तो बच्चे का, एक स्कूल के तौर पर लें तो बच्चे का, और वैसे तो समाज में लें तो मानव का कह सकते हैं। क्या कहना है कि शिक्षक चाहे तो बच्चे का, और समाज में चाहे तो व्यक्ति जो है मानव का जो व्यवहार है उसे परिवर्तित कर सकता है, मनचाही दिशा में मोड़ सकता है। इसीलिए एक मानव विज्ञान है। पहले प्रश्न का आंसर है आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है।
क्या है, एक मानक विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से क्या, कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन है इसका, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। अगला ऑप्शन है बच्चे यथावत वही लिखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। और अगला है इसका ऑप्शन कि विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता। देखिए, कोई भी बच्चा कभी भी विद्यालय आए, जब भी विद्यालय आता है उसे ज्ञान जरूर होता है, वो बहुत कुछ जानता है, सिर्फ उसे बाहर निकालने की जरूरत है उसके ज्ञान को, वो बहुत कुछ जानता है। इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और आपका अगला ऑप्शन, बच्चे यथावत वही लिखते हैं जो ना पढ़ाया जाता, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अपने मन से भी लिखते हैं जो वो समाज में देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये बात सही है, ठीक है कि अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, लेकिन ये इस शिक्षा मनोविज्ञान की दिशा में सही नहीं है। बच्चों को सिखाना जरूरी है, बच्चों को कष्ट नहीं होता जिससे कि उनके आगे जाके वो प्रोग्रेस कर सकें। इसलिए आपका इसका आंसर ए सही है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। कोई भी बच्चा हो वो अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करेगा, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह आगे बढ़िए, इसका आपका ऑप्शन ए सही है। कोई बच्चा आपने देखा होगा, बच्चा कभी कभी आप देखते हैं कि बच्चे एक गाड़ी दीजिए उसे, तो उस गाड़ी को तोड़ता है और तोड़ने के बाद उसे जोड़ने की भी कोशिश करता है, यानी कि उसका सृजन कर रहा है, उसे बनाने की कोशिश कर रहा है, उसका निर्माण कर रहा है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा और आप ये कह सकते हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए मात्र अधिगम परिस्थितियों की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। बच्चों को सिखाने के लिए अधिगम की उपस्थिति ही आवश्यक नहीं है, उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है, जिससे कि वह स्वयं सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम वो कर सके, जिज्ञासु हो सके और सृजन क्रिया में भाग ले सकें। आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है आपका प्रश्न 3। प्रश्न 3 कहता है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। क्या कहता है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। ऑप्शन ए, परीक्षा में परिणाम में उन्नति के लिए। ऑप्शन बी, यह बच्चों को अभिवृद्ध करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। और आपका ऑप्शन डी, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक शिक्षक के लिए, यहाँ बच्चे के लिए नहीं कहा है, इस बात को ध्यान देना है। क्वेश्चन से जब आप पढ़ें, प्रश्न हल करने से पहले कि यहाँ शिक्षक की बात हो रही है, बच्चे की नहीं। कि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है परीक्षा परिणाम उन्नति हेतु, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। परीक्षा परिणाम उन्नति बच्चा अपने आप करेगा जब आप उसे आपको अगर बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है तो आप बच्चे को उसी के अनुसार पढ़ाते हुए उसकी उन्नति दिशा देंगे। अगले हैं आपके ऑप्शन, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने की सुविधा। बच्चों को अभिप्रेरित कहाँ करता है, ये तो शिक्षक के लिए है, तो इसलिए ये गलत है। यह बच्चे के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। हाँ, ये पॉइंट आपका सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता करता है। देखिए, टीचर को जब वो टीचर है तो उसे आपने देखा होगा कभी बीएड कराया जाता है आपकी तरह, या तो डीएलएड बीटीसी कराया जाता है, उसे टीचर डिप्लोमा कराया जाता है। उसी में एक आपका बाल विकास डेवलपमेंट के लिए पढ़ाया जाता है, बच्चों को शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है कि बच्चों के बारे में समझ सके। जब टीचर बने तो बच्चों को व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करते। इसका ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, फोर्थ क्वेश्चन है कि फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमता, क्या, अपने विद्यार्थी की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा इस क्षेत्र का संबंध है, निम्नलिखित में से कौन सा इस क्षेत्र का संबंध है। आप इसका आंसर सोचिए, अपने मन में एनालाइज कीजिए जब तक मैं बताता हूँ। तो इसका पहला है सामाजिक दर्शन,
आपका दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान, तीसरा है मीडिया और चौथा है शिक्षा समाजशास्त्र। ये एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब शिक्षक की बात हो तो वो शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़कर ही उस बात को समझ सकता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान उसे होना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। और आप इसे थोड़ा सा इस वे में भी कह सकते हैं कि जब शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम और प्रभावी बनाने का एक विज्ञान है। विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, उसी के अनुरूप उसमें हम सुधार भी कर सकते हैं जहां हमारी गलती हो। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर सही है सी। इसका आंसर सी सही है, विद्यात्मक विज्ञान। आप कला को या विज्ञान को इसमें नहीं ला सकते। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रति विद्यात्मक विज्ञान की है। वो कैसे? देखिए, आप एक बात जान लीजिए। देखिए, शिक्षक अपने कला और कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है और बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता, इनके द्वारा यह अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेता है। इसीलिए इसे विद्यात्मक विज्ञान कहा जाता है। हाँ, आप ये नहीं कह सकते शिक्षा मनोविज्ञान ना तो पूर्ण रूप से कला पे आधारित है और ना ही पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है। इसीलिए इसे विद्यात्मक विज्ञान कहा गया है, क्योंकि बालकों के जो अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है यह, जिससे कि बच्चे विभिन्न आवश्यकता अनुसार ही वो अधिगम की प्रक्रिया में भाग ले सके। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का विज्ञान का अध्ययन करने से नहीं है, सीखने के तरीकों से नहीं है, संचार माध्यमों से नहीं है, मानसिक प्रक्रियाओं से नहीं है। तो आप कहेंगे कि संचार माध्यमों के अध्ययन से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सूचना और प्रौद्योगिकी का सेंस देता है, वाक्य है। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि यह नेगेटिव है। मानव व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है, सीखने के तरीकों का अध्ययन भी किया जाता है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए, मानव के व्यवहार और मानसिक जो प्रक्रिया हैं, उनके सीखने के जो तरीके हैं, व्यक्ति और जो समायोजन है, विभिन्नता है, पाठ्यक्रम है, अध्ययन और मूल्यांकन इससे संबंधित है। और संचार माध्यम में इसका जो है ये सूचना और प्रौद्योगिकी के अंतर आता है। कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप का अध्ययन कराती है। मनोवैज्ञानिक रूप में कौन कौन से रूप आते हैं? मानव के व्यवहार का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, प्रक्रिया का अध्ययन, समाज योजन का अध्ययन, व्यक्ति की विभिन्नता का अध्ययन, पाठ्यक्रम का अध्ययन, निर्माण और अध्ययन प्रक्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? बताइए, किस शास्त्र में किया जाता? अर्थशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, समाजशास्त्र में या फिर शिक्षा शास्त्र में? तो आप कहेंगे जो प्रारंभ का समय था उस समय जो आत्मा का प्रयोग किया जाता था वो दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी के अंदर किया जाता था। क्यों? देखिए, दर्शन शास्त्र क्या है पहले ये जानिए। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान होता है जो सत्य और प्रकृति के सिद्धांत और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र चेतना के रूपों में से एक है। दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है, चेतना के रूपों में से एक है और इसका संबंध आत्मा से है, जिसे व्यक्ति के आत्मा का अध्ययन किया, यानी अंतर्निहित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के अंतर्निहित ज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंदर किया जाता है, इसीलिए आत्मा का प्रयोग दर्शन शास्त्र में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा कि 1882 में, कब? 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? तो आपके ऑप्शन है कैटेल द्वारा,
वुडवर्थ द्वारा, गाल्टन द्वारा या अल्फ्रेड विनी द्वारा? तो ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आप सीधा इसका आंसर है अल्फ्रेड विनी द्वारा। 1882 में अल्फ्रेड विनी द्वारा लंदन में मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। वो ध्यान रखिएगा, जो प्रयोगशाला का निर्माण, इस डेट को यहाँ दिए ध्यान, अल्फ्रेड विनी ने 1882 में निर्माण किया था। डेट भी पूछ ली जाती है। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापन, क्या कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। किसी को अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, शिक्षक को आत्मसंतुष्टि के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापन करना पड़े, ये जरूरी नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ए गलत है। अगला कहता है इससे अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके। देखिए, जब शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन और अध्यापन किया है तो यहाँ शिक्षक की बात आ रही है, तो वहाँ परीक्षा में प्रथम आना का कोई महत्व ही नहीं है। इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। देखिए, प्रभावित करने के लिए हम, ये जरूरी नहीं कि अध्ययन अध्यापन करें। प्रभावित तो हम अपनी बोलने की शैली से भी कर सकते हैं, बोलने की, पहनने की, किसी भी शैली से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ शिक्षा की बात हो रही है मनोविज्ञान की, तो कहेंगे इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। इसका ऑप्शन आपका ये सही है कि इसकी सहायता से वह अपने अध्यापक को सही बना सके, प्रभावशाली बना सके। इसका ऑप्शन डी सही है। देखिए, शिक्षा और मनोविज्ञान, जहाँ शिक्षा का संबंध अध्ययन अध्यापन से है, सीखने और सिखाने से है, अध्ययन अध्यापन का मतलब है सीखना और सिखाना, वहीं मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति के व्यवहार से है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाना है, इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जीवन पर्यंत, जन्म से या किशोरावस्था में। देखिए, जब भी कोई विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे तो बच्चा जन्म से ही हर चीज का अध्ययन करता है। तो आप कहेंगे कि विकासात्मक जो मनोविज्ञान का अध्ययन होता है वो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तनों को बताता है। क्या बताता है कि जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। इसके जो विकासात्मक मनोविज्ञान, इसके 3 लक्ष्य होते हैं। क्या कि विकास का जो वर्णन है उसको करना और उसको समझना और उसके अनुकरण करना। क्या वर्णन करना, समझना और उसका अनुकरण करना विकास का। देखिए, मनुष्य और का जो जीवन है क्षणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है। शैशवावस्था आती है, बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। कह सकते हैं कि विकासात्मक जो मनोविज्ञान है उसका अर्थ है व्यक्ति के विकास के साथ ही उसके व्यवहार का अध्ययन करना। ध्यान रखना, यहाँ व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। व्यवहार का अध्ययन करना, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न अगला है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्या? थोड़ी सर्दी हो गई है इसलिए परेशानी हो रही है। कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा है? पहला ऑप्शन आपका बी.एन. झा, दूसरा है आपका डेविस, तीसरा है स्किनर, चौथा है वुडवर्थ। तो आपका इसका आंसर है स्किनर। स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। देखिए उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। देखिए, मनोविज्ञान जो होता है वो अपना अर्थ शिक्षा से जो है सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है वो ग्रहण करता है। क्या समझे?
कि जो मनोविज्ञान है उसका जो अपना अर्थ है शिक्षा से है कि सामाजिक प्रक्रिया है। जो शिक्षा है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान को वह ग्रहण करता है, इसका ये अर्थ है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, शरीर का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। मन का विज्ञान, शरीर का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या अगला ऑप्शन था आपका व्यवहार का विज्ञान। तो वर्तमान में आधुनिक में इसका अर्थ है क्या कि व्यवहार का विज्ञान। क्या है? व्यवहार का विज्ञान। देखिए आपको थोड़ा सा बता देता हूं। शुरुआत में लोगों ने कहा कि आत्मा का विज्ञान है, कुछ लोगों ने इसको मन का विज्ञान माना, कुछ वैज्ञानिक आए उसने चेतना का विज्ञान माना और अंततः आकर वुडवर्थ आए, उन्होंने कहा आत्मा नष्ट होती है, उसके बाद आपका मन, फिर चेतना नष्ट होती है, उसके बाद अंततः व्यवहार आता है, इसलिए इसे व्यवहार का विज्ञान माना है वुडवर्थ ने। किसने? वुडवर्थ ने। आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस वर्ष को माना जाता है? 1947, 1920 या 1940 या 1900? तो आप कहेंगे 1900 को माना जाता है। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का? देखिए जब बाल मनोविज्ञान की बात हो तो वहां सबसे प्रमुख स्थान बाल केंद्रित शिक्षा यानी बालक को दिया जाएगा। इसका ऑप्शन आपका ए सही है। इसका है बालक का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया? किसको? प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। जुंड ने, विल्हेम वुंट ने, राइस एंड कॉनमैन ने या कॉलिंस व ड्रेवर ने? कॉलिंस व ड्रेवर ने। इसका आंसर आपको दिमाग में हो तो सोच लीजिए मेरे बताने से पहले। मैं बताता हूं आपको। इसका आंसर है जुंड ने प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित जिसने किया है उनका नाम है विल्हेम वुंट। कौन है? वो है विल्हेम वुंट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? देखिए सारे बच्चे एक जैसे हों ऐसा कोई, सब व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ऐसा कोई रूल और सिद्धांत नहीं सारे बच्चे हैं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं ये भी नहीं कह सकते, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं नहीं, प्रत्येक बच्चा अपने आप में एक विशिष्ट होता है। इसका ऑप्शन आपका डी सही है। प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है। क्या कहेंगे आप? कि जो प्रत्येक बच्चा है वो अपने आप में विशिष्ट है। देखिए क्या है कि बाल जो मनोविज्ञान है उसके अनुसार आप कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, उसकी अपनी योग्यता है, उसकी अपनी क्षमता है और शिक्षा बच्चों की विशिष्टता के अनुसार होनी चाहिए। जैसे उसकी विशिष्टता है उसको उसी प्रकार की शिक्षा दी जाए। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अध्यापक शिक्षक, अच्छा शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया, बालक
या विद्यालय? आपने ऑप्शन देखे, प्रश्न को एक बार और देख लें। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। देखिए, जहां बाल मनोविज्ञान की बात हो तो वहां समझ लीजिएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है। तो आप सीधे कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है क्या? बालक। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है, इसीलिए बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक है। देखिए, जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें मुख्य स्थान जो मिलता है वो बालक को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? बालक को। वर्तमान समय में जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा है, और जो पहले दी जाती है वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, यानी शिक्षक कक्षा में हावी रहता था। आज बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चों के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। आगे चलते हैं। आपको अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया आपको विल्हेम वुंट वाला, इसे ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा जान लीजिएगा कि जो विल्हेम वुंट हैं इनके बारे में पूछ लिया जाता है। ये कहाँ से हैं? तो ये जर्मनी से हैं। कहाँ से हैं? जर्मनी। इन्होंने 1861 में मनोविज्ञान, ध्यान रखिएगा, एक मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ, 1861 में इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित किया। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञानी प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित की 1861 में। प्रयोगात्मक विधि का इन्होंने ही प्रारंभ किया, इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेरे ख्याल से मैंने करा दिए है आपको। चलिए करो। तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, इसी का ऑप्शन ए सही है। क्या? कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा का, क्रिया केंद्रित शिक्षा का, शिक्षक केंद्रित शिक्षा का या बाल केंद्रित शिक्षा का? तो आपको मैंने बताया कि मनोविज्ञान में बालक को सर्वोपरि माना गया है, तो यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग है? वही क्वेश्चन आपका बात द्वारा लौटाया है, गलती से टाइप हो गया, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। इसका आपका ऑप्शन ए सही है, दर्शन शास्त्र। आगे बढ़ते हैं। कि निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ यानी व्यक्ति का अध्ययन करने वाली विधि, व्यक्तिनिष्ठ की बात हो रही है। अंतरदर्शन विधि, अवलोकन विधि, प्रयोगीकरण विधि या बहिर्दर्शन? बाहरी दर्शन करना, प्रयोग करके देखना, अवलोकन करना उसका, या अंतरदर्शन? अंतरदर्शन को हम केस स्टडी कहते हैं, केस स्टडी, इसे ही व्यक्तिनिष्ठ विधि कहते हैं, अंतरदर्शन विधि को। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसके जीवन के इतिहास को जानकर निष्कर्ष निकाला जाता है, इसीलिए इसे केस स्टडी कहते हैं। क्या कहते हैं? केस स्टडी विधि। इसका आपका ये सही है, केस स्टडी विधि। केस स्टडी विधि, ध्यान रखिएगा, केस स्टडी विधि, या इसे इतिहास आधारित विधि के नाम से जानते हैं, और एक व्यक्तिनिष्ठ विधि जो पूछी है वो अंतरदर्शन विधि, यही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, बालक की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा या व्यक्ति की भिन्नताओं की समस्या? एक और क्वेश्चन को और जान लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कहा है,
इसके आपके ऑप्शन: बाल विकास की अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्या समाधान, या बाल केंद्रित शिक्षा, या फिर व्यक्ति विभिन्नताओं की समस्या। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की जो सीमा है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। क्या है? व्यक्ति विभिन्नताओं की समस्या। इसका ऑप्शन डी सही है। क्या सही है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन आपका डी सही है। इसमें है जो समस्या है वो यही है, जो सीमा है, व्यक्ति विभिन्नताओं की सीमा ही, समस्या ही उसकी क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। इसका ऑप्शन देखिए, कक्षा की समस्याओं का समाधान और ये बाल केंद्रित शिक्षा बालक की विभिन्न अवस्थाओं से ज़्यादा व्यक्ति भिन्नताओं पर जोर दिया जाता है। आपके प्रश्न पूरे होते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और नई वीडियो को प्राप्त कर सकें। हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज दे रहे हैं, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम आपको लेक्चर देना शुरू कर देंगे। जब तक नहीं आता है तब तक हम आपको प्रैक्टिस सीरीज दे रहे हैं, और उसके जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम आपको सिलेबस को समझाते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको प्रैक्टिस सीरीज देना शुरू कर देंगे। धन्यवाद साथियों।